हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। हस्तक्षेप के इस स्पेशल एपिसोड में हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो 34 साल की उम्र में राज्यसभा के सदस्य बन गए थे और राज्यसभा का सदस्य कुछ महीने रहने के बाद वो झारखंड विधानसभा के भी सदस्य चुन लिए गए थे। उसके बाद उन्होंने राज्यसभा के पद से इस्तीफा दिया था। जो करीब 37 साल की उम्र में झारखंड के मुख्यमंत्री भी बन गए थे और दूसरी बार 29 दिसंबर 2019 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की और वो युवा हैं। इस समय उनकी आयु 45 साल है और झारखंड प्रदेश को एक बहुत ही युवा नेतृत्व मिला है और कह सकते हैं कि इस बार उनकी सरकार बहुत ही मजबूती से चल रही है और 100 दिन सरकार के पूरे होने के बाद हेमंत सोरेन बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं और इस कोरोना की लड़ाई में वो बहुत डटकर प्रधानमंत्री के विजन के साथ अपने राज्य को संभाल रहे हैं। झारखंड में अभी तक करीब 49 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है और 3 मरने वालों की संख्या अभी तक हो चुकी है। हेमंत जी, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भी कि जिस तरीके से झारखंड को आपने एक मॉडल के तौर पर पेश किया है, जिसका अनुकरण और भी राज्य आपकी तमाम योजनाओं का अनुकरण कर रहे हैं, उसको लेकर के मैं आज आपका एक विशेष इंटरव्यू कर रहा हूं और हस्तक्षेप का ये विशेष बुलेटिन है, विशेष शो है, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल है कि झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमितों के केस में तेजी से इजाफा हो रहा है और बीजेपी सहित राज्य के तमाम विपक्षी दल आपके सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। आप उनका जवाब कैसे दे रहे हैं? देखिए, इनका सवाल तो बहुत बेतुका सवाल है जी, जो लोग कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से सरकार संक्रमण से लोहा ले रहा है, वो अपने आप में हम लोग एक इतने सीमित व्यवस्था में इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं जी। आज के दिन में कोई राज्य में भूखा नहीं है। आज के दिन में लोग तेजी से लोगों की जांच की जा रही है, तेजी से लोगों की पहचान हो रही है। अब लोगों के संक्रमित लोग ठीक होना भी प्रारंभ कर दिए हैं जी। तो दूसरा सवाल आज इनका जो विरोध है, इनका विरोध है कि राज्य सरकार बाहर से मजदूरों को क्यों नहीं लेके आती है, बच्चों को क्यों नहीं लेके आ रही है, ऐसे सवाल हैं जी। अभी हमारी प्रधानमंत्री जी से बात होगी। उन्होंने पहले ही सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम लोगों की मुलाकात उनकी होनी है। मैं जरूर पूछूंगा कि इस तरीके के लोग बात करते हैं, इस तरीके का जो विरोध करते हैं, जिससे गलत संदेश राज्य में जाता है और आज राजनीति करने का नहीं बल्कि संक्रमण से बाहर निकलने का। एक बड़ा कोरोना से ही जुड़ा बड़ा सीधा सवाल खड़ा हो रहा है कि संसाधन नहीं है, पीपीई किट, टेस्टिंग किट, पर्याप्त थर्मल स्कैनर नहीं है। ऐसे में लोग डर रहे हैं कि कहीं अंदर ही अंदर संक्रमण तो नहीं फैल रहा है। केंद्र की मदद आपको मिल रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, ये संक्रमण कहां तक जाएगा ये बता पाना संभव नहीं है। और आज ये संक्रमण क्या चेहरा लेके आ रहा है या क्या चेहरा बनेगा भविष्य में, ये भी कोई नहीं बता सकता जी। अभी इस पर तो वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। हम आम आदमी तो उससे संक्रमित हैं, उससे जूझ रहे हैं। हम लोग उसका जो प्रथम दृष्टया उपाय है कि भाई लॉकडाउन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए, मुंह में मास्क पहना जाए, कम समूह में लोगों को रहने का कहा जाता है, यही उपाय है। और इसको लेकर के हम ये सारी काम में लगे हैं। और रही बात टेस्टिंग किट और पीपीई किट और इन सब चीजों का, ये बात सही है कि इससे पहले देश में किसी ने इस महामारी के विषय में ना सोचा होगा, ना जाना होगा, ना समझा होगा। जैसे ये चीजें अचानक आई और अचानक आने के बाद जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से सभी चीजें जहां का तहां खड़ी रह गई जी। और नतीजा हुआ ना पीपीई किट किसी के पास समय पर ना पहुंचा, ना टेस्टिंग किट किसी के पास समय पहुंचा, ना लैब के
मशीन किस सभी राज्यों में समय पर पहुंचा। और इसके साथ साथ भारत सरकार भी चूंकि फूक फूक कदम आगे उठा रही थी, हर चीज ICMR और भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप ही करने का निर्देश प्राप्त था। इसके अनुरूप भी हम लोग उनके गाइडलाइन को भी फॉलो कर रहे थे। और लगभग अभी चूंकि हम ये बात मानते हैं इस संक्रमण में कि सभी लोगों को एक दूसरे का सहयोग करते हुए संक्रमण से बाहर निकालने का रास्ता सबको मिलकर के ढूंढना चाहिए। हेमंत जी, आपकी पहचान एक बहुत ही सीलवान, सहृदय और संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में है। आप जब भी बोलते हैं बहुत ही संतुलित और संयत होकर बोलते हैं। एक सवाल और आपसे आगे बढ़ते हुए ले रहा हूं। टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं, इसको लेकर के विपक्ष भी निशाना साध रहा है और लोग चिंतित भी हैं। आपका सरकार क्या टेस्ट का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किया जा सके? बिल्कुल, पहली प्राथमिकता इस महामारी में यही है जी कि लोगों की टेस्टिंग अधिक से अधिक कैसे हो। लेकिन हम लोगों को जिस तरीके से टेस्टिंग की प्रक्रिया हमारी बढ़ी है, जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से हमें टेस्टिंग लैब में टेस्ट करने का अधिकार परमिशन भारत सरकार से मिला, उसके अनुरूप ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अब चूंकि हमारे पास लैब की संख्याएं बढ़ी हैं, तो टेस्टों की भी संख्याएं बढ़ रही हैं। और अब देखेंगे कि अब हम लोग 6-7 हजार के लगभग हम लोग टेस्ट भी कर चुके हैं लोगों का, जिसमें 4,000, 5,000 के 4,500 के लगभग लोगों का रिजल्ट भी आ चुका है। और अब लोग जो पॉजिटिव थे वो लोग अब ठीक भी हो रहे हैं। अच्छी खबर है कि लोग ठीक हो रहे हैं। लॉकडाउन से राज्य की, देश की और राज्य की दोनों की अर्थव्यवस्थाएं काफी गहरे में प्रभावित हो रही हैं। आपने क्या अनुमान लगाया है कि झारखंड प्रदेश को एक मुख्यमंत्री के रूप में आप क्या देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है, और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए आपके जो सलाहकार हैं, आपके जो सचिव लोग हैं, वो इससे निपटने के लिए क्या कुछ योजना बना रहे हैं? देखिए, इस विषय पर तो ये तो जग जाहिर है, देश दुनिया को आर्थिक रूप से नुकसान तो हुआ ही है। बिल्कुल। और हमारे राज्य की नुकसान की गाथा तो बहुत पुरानी इतिहास है जी। हमें नुकसान ही ज्यादा प्राप्त होता है, फायदा थोड़ा कम मिलता है जी। और पता नहीं इसका कारण क्या है, मैं नहीं बता सकता। क्या हमारे यहाँ पर पिछड़ापन होना इसका कारण है, कि यहाँ पर सबसे अधिक आदिवासी दलितों की संख्या होना है, कि क्या है, ये थोड़ा समझ से परे है। लेकिन ये बात तय है कि इस बार इस संक्रमण से जब हम बाहर निकलेंगे तो ये राज्य एक नया चेहरा लेके उभरेगा। और हमने कई कार्य योजना बनाई है, उस कार्य योजना के साथ हम राज्य को आगे ले जाने का काम करेंगे। हेमंत जी, आपने 19 अप्रैल को ट्वीट किया था कि जब यूपी के बच्चों को लाने के लिए बसें भेजी जा सकती हैं कोटा, तो झारखंड के फंसे बच्चों और मजदूरों के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं केंद्र सरकार कर रही है? झारखंड वासियों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? तो आपने केंद्र से बातचीत करके अपने लोगों के लिए कोई लाने की पहल क्यों नहीं की? आप भी तो कर सकते हैं, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपके पास सारे अधिकार हैं। देखिए, इसमें क्या है कि हमारे पास जो लोगों को इवैक्यूएट करने की जो संसाधन है जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि राज्य सरकार, विशेषकर झारखंड सरकार, पूरे देश से लोगों को इवैक्यूएट कर सकता है? नहीं कर सकती है। आज अगर बच्चों की बात है तो आज हमारे मजदूर क्यों नहीं? बिल्कुल। आज हमारे मजदूर हैं तो आज हमारे राज्य से जो बाहर इलाजरत गए हैं, जो भेलोर में गए हैं और कई दूसरे चिकित्सा संस्था में गए हैं, वहां पर जो फंसे हुए हजारों हमारे जो मरीज हैं, उनको क्यों नहीं? और इतनी बड़ी व्यवस्था को स्टार्ट करने के लिए, पूरे देश में ट्रेन चलाने के लिए, पूरे देश में प्लेन चलाने, हमारे पास कोई बस का कॉर्पोरेशन नहीं है जी, जहां से हम ये व्यवस्था कर पाए। हम तो भारत सरकार को, अभी हमारी प्रधानमंत्री से सभी मुख्यमंत्रियों की बात होनी है, तो मैं निश्चित रूप से इस विषय पर बात रखूंगा कि आखिर ये लॉकडाउन का डेफिनेशन अगर देश को बता दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। स्पष्ट रूप से आज लॉकडाउन आखिर क्यों? बिल्कुल। जो लोग जहां रहना है, आज तो मैं तो लोगों से ये आह्वान भी करता हूं, चूंकि जो हमारे राज्य के जो बाहर लोग हैं, उनसे ये राज्य उनका है, वो जब चाहेंगे तब आएंगे और हम उनको आने से रोकेंगे भी नहीं।
बिल्कुल। लेकिन हम यही आग्रह करेंगे, जहां जो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है, संक्रमित नहीं महसूस कर रहा है, वो थोड़ी दिन तक वहीं रहें। लेकिन जब पूरे देश में इस तरीके से जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, उस हालात में आपको जो बाकी राज कर रहे हैं, सभी बच्चों को, सभी लोगों को वापस भेजने का, वो अपनी समस्याओं से निजात होना चाहते हैं कि यहां रहेंगे तो फिर उनकी परेशानियां बढ़ेंगी। जाहिर सी बात है, आपका तो कहना भारत बिल्कुल सरकार को सही। ये व्यवस्था करना चाहिए कि एक देश में 2 कानून चलेंगे या फिर एक कानून चलेगा ऐसी परिस्थिति में। नहीं, ऐसी परिस्थिति में एक ही कानून चलना चाहिए और सबका जीवन कीमती है, सबको अपने परिवार वालों की जरूरत है। कल हस्तक्षेप के विशेष बुलेटिन में हमने ये शो किया भी था कि मजदूरों को बुलाने की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। आगे बढ़ते हैं हेमंत जी, आपने कहा कि जल्द ही प्रवासी मजदूरों के खाते में डीबीटी के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1000 रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। क्या वो ट्रांसफर की प्रक्रिया आपने पूरी करवा दी है या अभी पूरी होने वाली है? बस हाँ, वो हम आखिरी चरण पर हैं। कल या परसों तक में हम वो काम पूरा कर लेंगे। लोगों का डाटा इकट्ठा हो चुका है और चूंकि जनसंख्या हमारे मजदूरों की अधिक है, जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त है 7 से 8 लाख लोग बाहर हैं जी। लेकिन अभी तक 2 लाख लोग तक रजिस्टर हो पाए हैं। लेकिन जितने लोग रजिस्टर हुए हैं उन सभी लोगों को पहला चरण में हम लोग डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में पैसे ट्रांसफर करेंगे। 1000 रुपये के लगभग ये हमने निर्णय लिया है। बिल्कुल, ये नॉन प्लान बजट में जाहिर सी बात है कि एक अच्छी रकम बैठेगी। आप इतना पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, इससे मजदूरों को जरूर राहत मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, आपके राज्य में मुख्यमंत्री दीदी किचन, पुलिस थानों में सामुदायिक रसोई, मुख्यमंत्री किचन इत्यादि के माध्यम से लॉकडाउन में प्रत्येक दिन लाखों लोगों को आप भोजन करवा रहे हैं। क्या झारखंड का ये मॉडल जो है और राज्य भी स्वीकार कर रहे हैं? इस बारे में कुछ आपको खबर है कि भाई इसको और जगहों पर स्वीकार किया गया? देखिए, इस विषय पर तो कौन राज्य क्या लागू कर रहा है, शायद अनाज को लेकर के, भोजन को लेकर के जी, ये हमारे दिमाग में तभी हम लोगों को पहले से ही गरीबों के प्रति जो हम लोगों की सोच रही है जी। सरकार बनते ही हमने हर प्रखंड मुख्यालय में मुफ्त भोजन जो मुख्यमंत्री दाल भात योजनाओं को प्रारंभ किया था। और जब ये लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों ने भी सोचा हमारे यहाँ गरीबों की संख्या अधिक है, कैसे उन लोगों तक राहत पहुंचाई जाए। इसके लिए लगभग इस राज्य के 4500 पंचायतों में लगभग 8 से 9000 पंचायत किचन चल रहे हैं, दीदी किचन जी, जो थानों में भी चल रहे हैं जी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पे लोगों को कुछ तो राहत मिल ही रहा है। जाहिर सी बात है, अच्छी राहत मिल रही है, इसकी चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया में आपके दीदी किचन की और सामुदायिक रसोई की, मुख्यमंत्री किचन की अच्छी चर्चा है। इसके लिए आपको सहारा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने कुछ दिन पहले 100 दिन का कार्यकाल पूरा किया है हेमंत जी। 100 दिन का एक माइलस्टोन हर मुख्यमंत्री या कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री भी जब 100 दिन पूरा किए थे तो इसको लेकर के काफ़ी चर्चा हुई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में 100 दिन पूरा कर पाना एक अच्छी उपलब्धि मैं मानता हूं, क्योंकि जिस तरीके से पीछे सरकारें रही हैं, जिस तरीके से सरकारें चलती रही हैं, उनमें बड़ा अस्थिरता का माहौल रहा है और विजन बहुत साफ नहीं रहा है। इस बार अब एक बहुत साफ विजन के साथ आप काम कर रहे हैं, तो 100 दिन का माइलस्टोन आपने क्या अचीव किया और आप क्या अचीव करने के बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि 100 दिन एक बहुत अच्छा नंबर होता है और एक अच्छा समय होता है, पूरे 3 महीने 10 दिन यानी 100 दिन, 100 डेज। इसमें ऐसा है, अभी 100 दिन तो पूरा हो गया है जी, लेकिन 100 दिन पूरा होते ही जैसे ही हम सरकार बनाए, इसको कह सकते हैं जिस महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े जी। और ऐसे स्थिति में 100 दिन को रेखांकित करना चुनौती जरूर है। बिल्कुल। और आज इस वैश्विक महामारी से जूझते हुए हम लोगों ने कई क्षेत्रों में कार्य योजनाएं तैयार की हैं, जो आप लोगों को भी हम लोग अवगत कराएंगे कि इस लड़ाई से निकलने के बाद हम किस तरीके के मुसीबतों से घिरेंगे और किस तरीके से उन मुसीबतों से लड़ेंगे, उनकी भी कार्य योजना हम लोगों ने तैयार कर रखी है। बहुत अच्छा हेमंत जी, आपको पूर्व में राज्य में सरकार चलाने का मौका मिला था। 15 जुलाई 2000
2013 को आप मुख्यमंत्री बने थे, तब आपका कार्यकाल काफ़ी कम समय का था, राष्ट्रपति शासन लग गया। इस बार जनादेश तो आपको लगभग सामने सामने दिख रहा है कि 5 सालों के लिए मिला है और आपकी सरकार 5 साल चलने वाली है, चाहे विपक्ष बीजेपी विपक्ष के रूप में है, जितना आपकी टांग खींचे, लेकिन 5 साल आप सरकार चलाएंगे, ऐसा हम लोग भी मानते हैं और आपके विपक्षी लोग भी मानते हैं। तो 5 साल की जो एक जो विजन डॉक्यूमेंट होता है, एक जो योजना होती है, आप झारखंड को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? क्योंकि झारखंड हमेशा जब बात आती है तो आपने पहले कहा कि पता नहीं झारखंड के साथ ऐसा क्या हो जाता है, ये मेरे समझ से परे है, लेकिन ये भी एक बात सच है कि झारखंड में जितने मिनरल्स हैं, जितनी संपदा झारखंड की भूमि के अंदर छुपी हुई है, उतना शायद देश के किसी और राज्य में नहीं छुपी हुई है। तो 5 साल का आपका विजन डॉक्यूमेंट क्या है? 5 साल बाद आप झारखंड को कहाँ देखते हैं? देखिए, अभी हम आप लोगों के समक्ष तो अभी हमारे सामने चुनौती जो है उससे बाहर उभरने का जी, और ये बात बिल्कुल आपको हम बताएं कि 5 साल के अंदर इस राज का चेहरा बिल्कुल विगत 19 सालों के राज के चेहरे से अलग होगा और ये ऐसे राज के रूप में उभर के आएगा जो और अन्य जो अग्रणी राज्य हैं उनकी रफ्तार ये राज पकड़ेगा। बहुत संक्षेप में आपने इस बात का जवाब दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ढेर सारे चुनावी वादे किए, हालांकि चुनाव में सारे लोग वादे करते हैं, लेकिन क्या सारे वादे आपके कार्यकाल पूरा होते होते, अभी आपने 100 दिन पूरा किया है, आपको जो है पूरे 5 साल अभी बचे हुए हैं, इस 100 दिन को अगर निकाल दिया जाए तो जितने चुनावी वादे हैं उनमें से क्या सारे वादों को लेकर के आप उतने ही गंभीर हैं जितना चुनाव में जाते वक्त थे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपने बीजेपी सरकार के दौरान लागू की गई स्थानीयता नीति और नियोजन नीति का विरोध किया था, क्या इसे बदलने की दिशा में भी कार्रवाई करने के बारे में कोई सोच रहे हैं? जो गलत हुआ है उसको निश्चित रूप से सुधारा जाएगा। जी, तो आप क्या मानते हैं कि क्या क्या गलत हुआ है? कई चीजें भी है यहाँ। एक ये बात बताएं तब ना, या घोटाला से लेकर के यहाँ के लोगों को नजरअंदाज, यहाँ के आदिवासी दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज करना, ये पूर्व की सरकार की प्राथमिकताएं रही हैं मुझे लगता है। और इस वजह से आज राज्य कई चुनौतियों से पहले से ही घिरा पड़ा था और अब तो जो संक्रमण है वो अब सबके सामने है। बिल्कुल, वो तो पूरे देश के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। रघुवर दास मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल उन्होंने बिल्कुल बहुमत के साथ झारखंड की सरकार को चलाया, लेकिन जिस तरीके से उनको चुनौती दे करके उन्हीं के पार्टी से निकले सरजू राय ने हरा दिया, आप क्या मानते हैं कि बीजेपी की करारी हार और रघुवर दास की व्यक्तिगत करारी हार के पीछे सबसे बड़ी वजहें क्या थी? क्योंकि आप वहां के एक तरीके से अब इस समय सबसे बड़े नेता हैं। देखिए, बहुत पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूं। अभी तो हम लोगों को इस महामारी से निकलने का पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब पीछे देखेंगे तो मुझे लगता है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से गंदगी ही फैलती है, कोई अच्छा चीज तो मिलेगा नहीं। जी जी, लेकिन एक सवाल हेमंत जी निकलता है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो रघुवर दास जी हैं, उन्होंने आपके ऊपर जो है, आपके परिजनों के ऊपर CNT और जो है SPT एक्ट के उल्लंघन को लेकर के संथाल परगना से लेकर रांची तक जमीनें खरीदने का आरोप लगाया और आपने कभी जोरदार तरीके से इसका खंडन नहीं किया। अब ये खंडन, देखिए, ये तो चोर मचाए शोर वाली बात है जी। ये तो हमें बोलते हैं, हमारे ही राज्य में हम ही जो जमीन के मालिक है, हम ही को CNT SPT का उल्लंघन करने की बात करते हैं। इनको स्मरण होना चाहिए कि नोटबंदी के पार्टी के लोगों ने पूरे देश के हर जिले में पार्टी ऑफिस के नाम पर कितने पैमाने पर जमीन खरीदी है, ये किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल। आखिर कैसे अचानक हो गया? अभी इनके हर जिले में संगमरमर के पार्टी ऑफिस बन रहे हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं कि अगर आज देश के अंदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा से ज्यादा अगर हमारा अस्पताल बना होता तो आज ऐसे संक्रमणों में हम उसका उपयोग कर सकते थे। बिल्कुल।
आपने भारतीय जनता पार्टी को जिस चुनौतीपूर्ण तरीके से आपने मोर्चा बनाया और बीजेपी को परास्त किया, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। क्या जिस तरीके से राज्यों से निकल के लोग राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपनी भूमिका बना लेते हैं और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी दखल रखते हैं, क्या भविष्य में आप देख रहे हैं कि जब दिल्ली में सरकार का फैसला हो रहा होगा तो हेमंत सोरेन का भी वीटो उसमें काम करेगा? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं हम लोग जी। आज झारखंड से लेकर दिल्ली तक में हम लोगों का अपना एक अलग स्थान बना रहा है हमेशा, और आगे भी बना रहेगा। और समय आने पर जो रूप दिखेगा वो हम लोग उसके साथ अपनी राजनीतिक गतिविधियां करेंगे। चूंकि हम लोग अपने इंटरव्यू के अंतिम चरण में हैं, 2 सवाल मैं आपसे आखिर में पूछ रहा हूं। पहला सवाल कि जिस तरीके से मिनरल्स और माइंस के क्षेत्र में झारखंड का डंका पूरे देश में बजता रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा लूट अगर कहीं हुई है तो झारखंड में ही नेचुरल रिसोर्सेज की लूट हुई है। ऐसे में आपके सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे नई मिनरल पॉलिसी बनाई जाए, माइनिंग पॉलिसी बनाई जाए और राज्य के नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों से बेहतर तरीके से उनका इस्तेमाल करके राज्य के खजाने को भरने की दिशा में काम किया जाए। ये आपके सामने एक बड़ी चुनौती है हेमंत जी, आप इस चुनौती को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग इस विषय को भारत सरकार के पास रखेंगे जी। कि जितना का फायदा हमें नहीं होता नहीं, उससे कहीं ज्यादा हम नुकसान झेलते हैं, चाहे पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे लोग विस्थापन से संबंधित हो, या अन्य किसी कारणों से हम काफी वंचित रहे। इस विषय पर ये संक्रमण से बाहर आएंगे तो राज्य की स्थिति को लेकर के पूरे जोरदार तरीके से भारत सरकार के समक्ष अपना हम बात रखेंगे। झारखंड और बिहार और तमाम उड़ीसा जैसे राज्य हमेशा स्पेशल पैकेज की मांग करते रहते हैं। जब रघुवर दास जी थे तो उनको कई बार स्पेशल पैकेज मिले भी। क्या आपको लगता है कि आप जब स्पेशल पैकेज की मांग केंद्र से करेंगे आने वाले दिनों में, जब ये संक्रमण से पूरा देश उबर जाएगा, तो आपको उम्मीद दिखती है कि आपकी मांग को ऑनर किया जाएगा, आपकी मांग को जो है प्रधानमंत्री मानेंगे? देखिए, हम पैकेज की बात नहीं, हम भीख मांगने की बात करेंगे जी। हम अपना अधिकार के लिए मांग करेंगे। एक आखिरी सवाल हेमंत जी कि आपके पिताजी देश के एक बड़े और राष्ट्रीय आदिवासी नेता थे। झारखंड में उन्होंने सरकार बनाई, झारखंड को एक नई पहचान दिलाई, आपने भी उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। क्या आप महसूस करते हैं कि जब किसी बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ आपका नाम जुड़ा होता है, जैसे आपके पिताजी का बड़ा नाम है, तो वो लेगेसी वो काफ़ी भारी पड़ती है और उसको बनाए रखने के लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है? या आप मानते हैं कि जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो आपको राजनीतिक रूप से सहयोग तो करता ही है, लेकिन आपने व्यक्तिगत तौर पर इस पूरे अपने राजनीतिक सफ़र में 2009 से लेकर के 2020 तक क्या मानते हैं कि आपने कितना परिश्रम किया और आपकी पारिवारिक लेगेसी ने, जो आपका जो एक बैकग्राउंड रहा है पूरी फैमिली का, उसने आपको कितना सहयोग किया? बिल्कुल, आज कहा जाए कि जहां हम लोग हैं, इसका पटकथा तो हमारे आदरणीय गुरुजी ने ही लिखा है जी। और उनके आदर्शों, उनके सोच के साथ हम और उनके विचारों को लोगों तक ले जाते हैं। और आज लोग कहीं ना कहीं उनकी जो प्रभाव है, उस प्रभाव को लोग जानते हैं, समझते हैं कि आज झारखंड का इतिहास हमेशा संघर्षपूर्ण रहा है। हम अगर बेहतर तरीके से संघर्ष करें, बेहतर तरीके से एकजुट हों, तो राज्य को बदलना कोई बड़ी बात नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे कि आखिर झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन पर दोबारा भरोसा क्यों किया? अब ये सवाल तो मैं नहीं दे सकता, ये सवाल हमारे राज्य की जनता देगी। फिर भी ये ज्यादा बेहतर होगा आप उनसे सवाल करें। लेकिन हमने लोगों को राज्य की असलियत चीजों से अवगत कराया है और लोगों को कैसे इस राज्य को बचाना है, कैसे इस राज्य के लिए जो हमारी भूमिका है वो अदा करनी है। और लोगों ने इस बात को जरूर सोचा होगा कि नहीं, यहाँ का बेटा ही इस राज्य को आगे ले जा सकता है, इस मिट्टी का लाल ही इस राज्य को ले जा सकता है।
तो इसलिए आज लोगों ने आज हम पर विश्वास किया है और आज हम निश्चित रूप से मेरी आप 5 साल बीतने दीजिए, हम लोग जिस उम्मीद और भरोसा के साथ लोगों ने बैठाया है वो भरोसा बिल्कुल और उसमें मजबूती आएगी। हेमंत जी, हस्तक्षेप के विशेष बुलेटिन में, विशेष शो में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, जिनका जीवन बहुत ज़्यादा संघर्षों से भरा रहा है। हालांकि अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का मौका उनको ही मिला है, इसके बावजूद भी झारखंड में जिस तरीके के राजनीतिक उलटफेर होते रहे हैं, अगर रघुवर दास की सरकार का 5 साल का कार्यकाल निकाल दिया जाए तो कोई सरकार नहीं जो पूरे तौर पर 5 साल पूरा करने में सफल ठीक से हुई हो। ऐसे में हेमंत सोरेन के सामने चुनौतियां बड़ी हैं और उम्मीद है कि इस बार उनका कार्यकाल 2013 के बजाय 5 साल का पूरा होगा। सहारा प्रणाम।